रोहन जैसे ही घर आया तभी उसके बड़े भाई ने उसे आवाज़ लगाई और पूछने लगा, रोहन तूने यह क्या किया? माल पहुंचाया नहीं और पैसा भी रख लिया। कंपनी वालों का लगातार फ़ोन आ रहा है। इस तरह से व्यापार नहीं किया जाता है। तूने मुझसे झूठ बोला और चंद पैसों के लालच में इतना बड़ा छल कर दिया। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूं? जब माल था ही नहीं तो ऑर्डर क्यों लिया? अब मैं उसकी भरपाई कैसे करूंगा? आलोक चिंतित हो रहा था और रोहन के चेहरे पर एक सिकन तक नहीं थी। अच्छा, मुझे वो पैसे वापस कर दो जो तुमने लिए थे। मैं उस कंपनी में वापस कर दूंगा और माफ़ी मांग लूँगा वो पैसे तो। रोहन हिचकिचाते हुए बोला, वो तो मैं कल ही जुए में हार गया हूँ। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। आलोक ये सुनकर अपना धैर्य खोने लगा। आखिर हजारों की नहीं, लाखों की बात थी। पिताजी ने कितनी मेहनत से ये व्यापार खड़ा किया था। लोगों का इस पर पूरा भरोसा था और रोहन ने उसी साख पर धब्बा लगा दिया है। आलोक को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे और ये सब कैसे हो गया। बैंक में भी अब इतना पैसा नहीं बचा था और इतना माल तैयार करने में अभी महीना भर लगेगा। उसके पैसे का ब्याज भी बहुत लग जाएगा और कंपनी वाला रुकेगा भी नहीं। कहीं ये ना हो कि वो कोर्ट केस कर दे। इसके लिए ये ही दोषी नहीं है, मैं भी दोषी हूँ। काश उस दिन इसके लाए कागज़ पर मैं हस्ताक्षर नहीं करता। मीटिंग की जल्दबाजी में मैंने हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन मामला तो सुलझना था। आलोक ने अपनी पत्नी से बात की। अर्चना ने सलाह दी कि हम बहुओं के जेवर ऐसे ही रखे हुए हैं, उन्हें हम बैंक में रख कर उससे कर्ज ले सकते हैं और जब हमारे पास पैसे होंगे तब हम उन्हें छुड़ा ही लेंगे। अपनी पत्नी की बात आलोक को समझ आई और उसने वैसे ही किया। रोहन एक लालची प्रवृत्ति का इंसान है जिसे बस पैसों से मोह है और पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता था। अपने दोस्तों के संग पार्टी करना, जुए और शराब में पैसे उड़ाने का शौक रखता था। वही आलोक उसके विपरीत धैर्यवान, समझदार और सात्विक गुण वाला था। वो ऑफिस से घर और घर से सीधा ऑफिस जाता था। आलोक की पत्नी अर्चना भी उससे खुश रहती थी और वो भी सरल स्वभाव की थी। वहीं रोहन की पत्नी रूपा बहुत दुखी रहती थी। रोहन के ना घर पर आने का कोई वक्त था, ना ही रात को सोने का। कई बार तो वो घर ही नहीं आता था। विशंभरनाथ जी ने अपने छोटे बेटे रोहन को कई बार समझाया था कि वो इस तरह की हरकतें करना बंद कर दे और अपनी पत्नी और बच्चे को संभाले, उन्हें खुश रखे, पर रोहन किसी की नहीं सुनता था। विशंभरनाथ जी ने अपने व्यापार का सारा कर्ता धर्ता आलोक को ही बना रखा था, क्योंकि आलोक का आचरण भी सही था और वो अपने पिताजी की बात भी मानता था। बचपन से ही आलोक शांत स्वभाव वाला और रोहन उग्र स्वभाव का था। दोनों भाइयों में कभी झगड़ा नहीं होता था, पर हाँ, आलोक को भी रोहन की चिंता लगी रहती थी। वो समय समय पर उसे सुधरने की सलाह देता था, जिसे रोहन सुनता तो था पर उसकी बात भी जरा नहीं मानता था। विशंभरनाथ जी घर पर ही रहते थे। अब उनकी उम्र हो चली थी और उनसे ज़्यादा भागदौड़ी नहीं होती थी। घर पर रहकर वो व्यापार का हिसाब भी कभी कभी कर ही लिया करते थे। रोहन को भी कह रहा था कि ये सब बुरी आदतें छोड़कर वो अपने काम में मन लगाए। रूपा भी एक मध्यवर्गीय परिवार से थी, जिसके पिता पर पहले ही 3 लड़कियों का भार था।
सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने रूपा की शादी रोहन से कर दी। विशंभरनाथ जी को एक आशा थी कि शायद रोहन शादी के बाद सुधर जाएगा, पर वो अपनी पत्नी की बात नहीं मानता था। व्यापार का सारा भार आलोक पर ही था। रोहन केवल दिखावे के लिए ऑफिस जाता था और थोड़ा बहुत काम करके निकल जाता था। आलोक को भी कई बार ये चीज़ अखरती थी। इतना बड़ा व्यापार था, उसे संभालने के लिए आलोक काफ़ी नहीं था। माल मंगवाना, माल की जांच करना, पैसों का हिसाब करना, माल को दुकानों पर भेजना, बहुत से काम थे। ये काम तो सब कर्मचारी करते थे, पर कर्मचारियों पर नज़र रखने के लिए भी तो कोई चाहिए था। वो तो मीटिंग और बाकी ऑर्डर लेने और उन्हें पूरे करने में व्यस्त रहता था, और नीचे के कर्मचारी कई बार थोड़ी बहुत हेरा फेरी भी कर लेते थे। पिताजी, रोहन ऑफिस में अच्छे से काम नहीं संभाल रहा है। इतने लोगों को एक साथ मेरा संभालना मुश्किल हो रहा है। आप उसे कुछ समझा दीजिए। रूपा भी वहीं पर खड़ी थी। वो भी बोल पड़ी, पिताजी, मैंने भी MBA किया है। मैं क्या आपका व्यापार में मदद कर सकती हूँ? मेरी पढ़ाई भी काम में आ जाएगी और भैया जी का काम भी हल्का हो जाएगा। रोहन ने तो जैसे ना सुधरने की कसम ले रखी है। हो सकता है मैं रोज ऑफिस जाऊं तो वो भी आना शुरू कर देंगे। विशंभरनाथ जी पहले तो हिचकिचाए, फिर उन्होंने बात की गंभीरता समझी और सभी पहलुओं पर विचार किया। उन्हें रूपा की बात भी सही लगी। बाहर के आदमी को लाखों रुपए सैलरी में देने से अच्छा है कि घर की बहू ही ऑफिस संभाल ले। फिर रूपा पढ़ी लिखी थी और उसे सारी जानकारी भी थी। नया काम होगा, पर रूपा वो भी अच्छे से सीख लेगी। अर्चना भी यही चाहती थी कि रूपा घर पर बैठकर देवर जी के आने का इंतज़ार करती है और रोज़ दुखी होती है। इससे अच्छा है कि वो अपने काम में व्यस्त रहेगी। अगले दिन रोहन सो रहा था। रूपा ने बच्चों को नाश्ता टिफ़िन देकर स्कूल भेजा और खुद भी तैयार होकर आलोक के साथ ऑफिस चली गई। रोहन उठकर रूपा को आवाज़ लगाता ही रहा। जब कमरे से बाहर आया तो उसने हर जगह अपनी पत्नी को देखा तो वो नहीं दिखी। एक कप चाय मिल सकती है? वो चिल्लाया तो अर्चना चाय लेकर आई। ये रूपा कहाँ चली गई? कामचोर है, अपने पति को एक कप चाय नहीं दे सकती है? कब से मैं चिल्ला रहा हूँ, तेरी पत्नी कामचोर नहीं है, वो काम पर ही गई है। अब तुझसे तो काम होता नहीं है तो उसने तेरा काम खुद के सिर पर ले लिया है। वो आलोक के साथ ऑफिस में ही गई है, शाम तक आएगी। तुझे तो अपनी आवारागर्दी और बुरी आदतों से समय ही नहीं मिलता है कि तू ऑफिस जाकर कुछ काम करे। पिछली बार ही इतना बड़ा नुकसान कर दिया था। विशंभरनाथ जी बोलकर अपने कमरे में चले गए। रोहन पीछे पीछे गया। पिताजी, आपने उसे ऑफिस क्यों भेज दिया? अब घर की औरतें बाहर जाकर काम करेगी। आपने तो मेरी नाक ही कटवा दी। पता है ऑफिस में कैसे कैसे लोग होते हैं। रोहन की बात सुनकर विशंभरनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हाँ पता है, बस मेरे ऑफिस में तेरे जैसे लोग नहीं होते हैं, बाकी सब तरह के होते हैं। पिता की बात सुनकर रोहन सकपका गया। आज उसका मन ही नहीं लग रहा था। उसने दोस्तों से मिलने का मन बनाया, उन्हें होटल में भी बुला लिया। वहाँ सब तरह की सुख सुविधाएं थी, आराम था, पर उसका मन भी बेचैन था। उसने सीधा रूपा को फ़ोन किया, पर रूपा ने फ़ोन नहीं उठाया।
अब उसके दिमाग में 10 बेफजूल की बातें आने लगी। उसने अपने आलोक भैया को भी फ़ोन लगाया, दोनों ने फ़ोन नहीं उठाया। वो सीधा कार लेकर भागा तो बाहर गार्ड ने उसे रोक दिया कि आप कमरे में नहीं जाएंगे, रूपा मैम और आलोक सर दोनों व्यस्त हैं। रोहन रुका नहीं और कमरे में चला गया। वहाँ का नज़ारा देखते ही वो हड़बड़ा सा गया। रूपा प्रेजेंटेशन दे रही थी और आलोक और बाकी कर्मचारी उसे देख रहे थे। रोहन कमरे से बाहर की ओर आ गया, फिर वो घर चला गया। आज रोहन रूपा का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। रात को कमरे में तो रूपा पर चिल्लाया कि वो इस तरह रोज़ ऑफिस ना जाया करे। बाहर 10 तरह के लोग होते हैं, घर की बहुओं को इस तरह जाना शोभा नहीं देता है। रूपा भी बोली, अच्छा मुझे काम करना शोभा नहीं देता है और आपको इस घर के बेटों को क्या शोभा देता है? अपने बड़े भाई के साथ चंद पैसों के लालच में छल करना, पिताजी के व्यापार पर धब्बे लगाना और उनकी साख बाजार में गिरा देना। आखिर घर के बेटे को ये सब शोभा देता है? कितना आश्चर्य होता है। मेरी सासू माँ की मृत्यु के बाद पिताजी ने आपको और भैया को खुद ही पाला और आप दोनों की परवरिश की, पर भैया अपने घर काम पत्नी के प्रति कितने समर्पित हैं और आपको सिर्फ अपने दोस्तों बुरी आदतों से मतलब है। घर परिवार ऑफिस पत्नी और बच्चों से तो आपको कोई मतलब ही नहीं है। रोहन, मैं ऑफिस अपने लिए नहीं जाती हूँ। आपने जो बड़े भैया के साथ छल किया है, उन्हें धोखा दिया है, इतना बड़ा नुकसान किया है, बस उसी की पूर्ति के लिए जा रही हूँ। अपनी कामवाली शांताबाई का पति भी ऐसा है, काम पर नहीं जाता है, जुए और शराब में सारा पैसा उड़ा देता है। शांताबाई को घर परिवार चलाना है, इसलिए वो काम पर आती है। मैं भी इसलिए ही ऑफिस जाती हूँ क्योंकि मेरा पति काम नहीं करता है और उसकी पत्नी होने के नाते मेरा ये धर्म है कि मैं अपने और बेटी की परवरिश मुफ्त में ही ना करूं। जब मैं काम कर सकती हूं तो क्यों नहीं करूं? रोहन रात भर सोचता रहा, आखिर उसे आज अपनी पत्नी की बातें इतनी क्यों चुभ रही है। वो कमरे से बाहर आ गया और ऊपर छत पर चला गया। वो रात भर सो नहीं पाया। उसकी आंखों के आगे वो दिन, वो साल घूम गए जब वो स्कूल में था और माँ की अचानक से मृत्यु हो गई थी। उस वक्त वो कितना अकेला हो गया था। वो अपनी माँ का सबसे ज़्यादा लाडला था। माँ उसके आगे पीछे होती रहती थी, उसके लिए खाने की मनपसंद चीज़ें बनाती रहती थी। माँ की गोद उससे छिन गई थी। जिसकी जिद पूरी करने वाली माँ अब नहीं रही थी। स्कूल में वो फिर अच्छे से पढ़ नहीं पाया। घर में कितनी ही आया रखी गई, पर वो उसकी माँ जैसी नहीं थी। वो उन पर गुस्सा करता था और किसी की बात नहीं मानता था। आलोक बड़ा था और उसने अपना पूरा मन पढ़ाई में लगा लिया था। पिताजी अक्सर आलोक भैया की तारीफ करते थे तो वो अपने भैया से चिढ़ने लगा था। कॉलेज में आया तो वो दोस्तों की बुरी संगत में पड़ गया, घर के पैसे उड़ाने लगा और उसे जुए की बुरी लत लग गई। अर्चना उसकी भाभी बनकर घर आई तो भैया भी व्यस्त हो गए। वो और भी अकेलापन महसूस करने लगा। पिताजी भी उसके लिए चिंतित थे और आलोक भी उससे बात करने की कोशिश करता था, पर रोहन अब अपनी एक अलग दुनिया में खो गया था। रोहन के चर्चे सभी को पता थे, कोई भी उससे शादी को तैयार ना हुआ, पर विशंभरनाथ जी
ने मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की रूपा को चुना ताकि शादी के बाद हो सकता है रोहन में कुछ बदलाव आए, पर रोहन की आदतें वैसे ही रही। वो पत्नी को सबके सामने डांट देता था, जब देखो चिल्लाने लगता था। उसने रूपा और अपनी बेटी को कभी प्यार और सम्मान नहीं दिया था। आज रूपा की बातों से वो अंदर तक हिल गया। उसने अपनी तुलना घर की कामवाली शांताबाई से कर दी थी। उसने कुछ सोचा, सुबह होते ही ऑफिस के लिए तैयार हो गया, जहां वो कभी कभार ही जाता था। उसने वहां पर रखी कुछ फाइलें देखी जो सुधरी पड़ी थी, महीनों से जिन्हें छुआ नहीं गया था। उसने घंटी बजाई और बाकी कर्मचारी को बुलाया। उसने काम की जानकारी ली और फाइल पूरी करके अपने बड़े भैया के केबिन में चला गया। भैया, सुधरी फाइलें मैंने पूरी कर दी है, आप इन्हें अच्छे से देख समझ लीजिए और पूरी पढ़कर ही अच्छे तरीके से हस्ताक्षर कीजिए। आलोक का मुंह खुला रह गया। रातों रात अपने छोटे भाई में ये परिवर्तन देख आलोक को बहुत ही अच्छा लगा। भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका और पिताजी का काफ़ी दिल दुखाया है। माँ तो हम दोनों को छोड़कर गई थी, पर मैं ही गलत रास्ते पर चला गया था। अब ये बुरी लत मैं छोड़ने का प्रयास करूँगा। आलोक ने अपने भाई को गले लगा लिया। रोहन ने अपने भाई और पिताजी से वादा किया कि वो मन लगाकर काम करेगा। मैं कल से ऑफिस नहीं जाऊंगी। अब आप और भैया वहाँ हैं तो मेरी क्या ज़रूरत है? रूपा बोली। तुम्हारी ज़रूरत हर जगह है। इस घर को, मुझे और ऑफिस को भी तुमने कितने अच्छे से सारा काम संभाल लिया था, आगे भी तुम ही संभालोगी, रोहन ने प्यार से कहा। रूपा बहुत खुश थी। आखिर कैसे भी करके उसका पति सही रास्ते पर चलने तो लगा। दोस्तों, माँ बाप अपने सभी बच्चों की परवरिश एक सी करते हैं, पर सभी बच्चों के आचरण एक से नहीं होता है। घर के छोटे बच्चों को ज़्यादा लाड प्यार मिलने की वजह से अक्सर वह बिगड़ जाते हैं। उन्हें सही रास्ते पर अगर नहीं लाया गया तो वह पूरे परिवार को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर देते हैं। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।